नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो यूपी का जो PYQ सीरीज चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 15 रहने वाला है, जिसमें हम लोगों ने 14 लेक्चर तक करंट अफेयर कई रेफरेंस में बुक कवर, डिफेंस, इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, फिर प्लानिंग वगैरह के बारे में सारा हम लोगों ने करंट अफेयर देख लिया था। और उसके बाद से हम लोगों ने भारत का इतिहास देख लिया। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी ये ऐसा कह लें आधुनिक भारत वाला जो पोर्शन वो कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने सारा एंशियंट हिस्ट्री देख लिया था, पूरा प्राचीन इतिहास भारत का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो हमारा जो सबसे इसमें पहला सेक्शन रहने वाला है वो होगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो स्वाधीनता आंदोलन के बारे में हम लोग सारा का सारा चीज़ें, क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं यूपी के एग्ज़ाम में अब तक, पिछले जो भी एग्ज़ाम करा गए हैं वो सारा इसमें हम लोग देखा जाएगा। तो चलिए हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो ऑप्शन ए दे रखा है महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, बी है कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, सी है बंगाल को विभाजित करने के लिए निर्णय, और डी है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय ही जो एक मुख्य कारण है स्वदेशी आंदोलन का। और वर्ष 2005 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल को विभाजित करने का निर्णय स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन का किया गया था? तो ऑप्शन ए है स्वदेशी, बी है डांडी मार्च, सी है खिलाफत, डी है सविनय अवज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वदेशी। जो मूवमेंट है या आंदोलन है उसी के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला रंग का डिज़ाइन करके दिखाया गया था। और अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा के आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार जो आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन व स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र को ही कहा जाता है, डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो होम रूल आंदोलन, बी है वंदे आंदोलन, सी है वंदे मातरम आंदोलन और डी है क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन। तो जो डेल्टा आंध्रा में स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस या वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड PDF या नोट्स वगैरह सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 दिसंबर 1855 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है बम्बई, सी है कलकत्ता और डी है मद्रास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई, यानी मुंबई में जो प्रेजेंट टाइम मुंबई है वहीं पे जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है वहाँ पे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1884 में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयत्नों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनियन की स्थापना की गई और यूनियन ने पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया। लेकिन पूना में हैजा फैले जाने से उस वर्ष यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया था और उसी टाइम यहाँ पे हम कह लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी।
और 28 से 30 दिसंबर 1885 के मध्य गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन किया गया था और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS इंडियन सिविल सर्विस इसका नाम है अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। तो ये किस वर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि 1884 में गठन किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन राष्ट्रीय संघ का, और वो 1885 में चल के क्या बन गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। जन गण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस गाने में 52 सेकंड लगते हैं। ये भी याद रखेंगे ये इतनी कि कितने समय का होता है राष्ट्रीय गान। और भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो अभी हम लोगों ने आंसर देखा है कि 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था और इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो अभी हम ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है, ये कब गाया गया है? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? तो ऑप्शन ए दे रखा है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, बी है अंग्रेजों के साथ संधि, और सी है होम रूल लीग से अलगाव, और डी है पूर्ण स्वराज की मांग। तो 1916 में लखनऊ समझौते में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गर्म दल एक साथ आए जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो इसका जगह का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है इलाहाबाद, डी है मेरठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। तो यहीं पे दोनों पक्षों का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम क्या कहते हैं, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ पैक्ट। 1916 के माध्यम से दोनों एकजुट हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 1 भी नहीं। तो महात्मा गांधी द्वारा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन है उसमें एक अधिवेशन का ही सभापतित्व किया गया और वो कौन सा था? बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो ये भी याद रखेंगे, बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने, और वो इनका एकमात्र आंदोलन था जिसकी वो अध्यक्षता किए थे। वो अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किस की अध्यक्षता की थी?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1924 में ही, जो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन था उसी दौरान गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना फाइनल डेस्टिनेशन या अंतिम लक्ष्य घोषित कर दिया, और इससे पहले जितनी भी मांगे थी सारी की सारी अलग कर दी गई। उसके बाद से पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया अंग्रेजों से। और इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी याद रखेंगे, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये कब हुआ था? हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस को उस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था, और वर्ष 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते वो अपने अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था, जो कि वो सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की थी, जो कि मुसलमान थे। और ये कब किया था? इन्होंने मद्रास अधिवेशन के दौरान किया था 1887 में। तो ये लगभग हमको लग रहा है ये 18 क्वेश्चन है जो किससे रिलेटेड है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक जो भी फेज थे उससे रिलेटेड हैं। इसके बाद से हम लोग देखते हैं स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन और महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी UPSSC के एग्ज़ाम में कभी ना कभी आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना बन जाता है कि पिट 2025 में भी ये कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ जाएं। तो आप लोग वीडियो पूरा का पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को किस आंदोलन क्या आंदोलन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है भारत छोड़ो, बी है विदेशी, सी है स्वदेशी, डी है होम रूल। तो वो आंदोलन जिसमें स्वनिर्मित या फिर कह लें हम भारत से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, विशेष करके कपड़े का डिमांड हुआ था जो कि बाहर से इंपोर्ट हुआ करते थे, तो उसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905, जो कि इस किसी भी ऑप्शन में से नहीं है। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर याद रखेंगे कि जो बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय कब घोषित किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 को घोषित किया गया था। और कुछ स्रोतों में निर्णय 19 जुलाई को बताया जाता है। ये भी अगर दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे यहाँ पे 19 जुलाई 1905 दे रखा है, तो आप आंसर वो टिक कर सकते हैं। और बंगाल विभाजन हुआ कब था, ये प्रभाव कब से हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभाव आ चुका था, मतलब उस दिन से ये
अलग अलग हो गया था, बंगाल और भारत सारी चीज़। और इसमें कुछ जैसे ये UP ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, मतलब 19 जुलाई 1905। तो दोनों में से अगर आपको कोई भी आंसर दिखता है तो आप उसे टिक मार लेंगे, या 20 जुलाई दिखे या 19 जुलाई दिखे, तो आप टिक कर देंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो ऑप्शन ए है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बी है बांटो और शासन करो की नीति, सी है ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, और डी है सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना वो नहीं चाहता था। उसका मेन मकसद था कि जो बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाना, और शासन के जो भी प्रशासनिक भार थे उनको इजी करना, कि डिवाइड करके उसको थोड़ा सा किसी और इजी वे में और एडमिनिस्ट्रेशन किसी और को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। किसका? बंगाल विभाजन का विरोध किया था। उस समय जो आंदोलन हुआ था उसकी नेतृत्व भी किए थे। और 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में ये घोषणा की गई कि उसके मतलब विरुद्ध हम एक नया आंदोलन स्टार्ट करते हैं। और ये जो विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया, और विभाजन इसी दिन पूरे बंगाल में मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मनाया गया उस टाइम। और वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनिक्स में, साउथ अफ्रीका के फिनिक्स में जून 1904 में, जो कि डरबन के एक नाम शहर में है। वहाँ पे क्या किया था इन्होंने, एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। किसने? गांधी जी ने। और फिनिक्स महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। तो ये याद रखेंगे, पूछ लेगा अगर क्वेश्चन में कि गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? फिनिक्स बताएंगे। और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1994 ईस्वी में नाटला इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। तो ये भी याद रख लेंगे, ये उनके द्वारा स्थापित किया गया दूसरा एक हम कह लें कमेटी या फिर यूनियन था। कब किया गया था? 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डैश पहुँचे थे। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन में महात्मा गांधी पहली बार पहुँचे थे भारत से दक्षिण अफ्रीका। और ये 24 वर्ष की ही उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वो भाप से चलने वाली जहाज़ से SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुँचे थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1893, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमर्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1893 में अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी जी को सामान सहित रेलवे डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। और यात्रा के दौरान रास्तों में इन्होंने अपमानित किया गया, और पीटरमर्ग जो रेलवे स्टेशन है वहाँ रंग भेद के कारण इसी प्रथम डिब्बे से बाहर उनको फेंक दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बाद से, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष में की थी, मतलब डैश में की थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तक में से किस में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हिंदू स्वराज पुस्तक है इनकी, उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा था। किसने? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। और इसी पुस्तक में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्य कहा था। तो इसे भी याद रखेंगे। और इनके द्वारा और भी लिखी गई जैसे अतिरिक्त समाचार पत्र और प्रकाशन है, जैसे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का भी ये प्रकाशन किया करते थे। और महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जो इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, किसी सज़ा का प्रतिकार नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कोई आपको पनिशमेंट दे रहा है तो उसके अगेंस्ट आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके निम्न जो भी सिद्धांत थे उनके खिलाफ सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चंपारण जो सत्याग्रह था वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें एक बड़ा ही विद्रोह था और ये हुआ कहाँ था? बिहार के चंपारण में हुआ था। और ये किस लिए हुआ था? किसानों के हक के लिए शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और ये महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी जी को बिहार का जो चंपारण आंदोलन था वहाँ आने के लिए किसने राजी किया था? तो याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ल जी ने इनको राजी किया था बिहार में आने के लिए और अपना जो चंपारण सत्याग्रह है स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में। और उनको वहाँ चंपारण जाने के लिए किसने राजी किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को राजी किया था कि चंपारण आएँ और चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करें, जो कि किसके विरुद्ध था? किसानों की हक की लड़ाई थी और जो नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने किया था। और जो ये किसानों ने अपनी ज़मीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना तथा उन मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था, इसी के लिए वो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो जैसे बरदौली की में किसान आंदोलन दे रखा है, और सेकंड है महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की, गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? जो किसान आंदोलन था बरदौली का वो कब स्टार्ट हुआ था? 1928 में। और जो महात्मा गांधी की नोआखली जो यात्रा थी वो कब स्टार्ट हुई थी? ये ए वाला क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेकंड वाला 1946 हो जाएगा। और गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू किया था 1921 से, और जो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल थी वो कब थी? 1918 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफ
नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस के महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को बोला था कि खिलाफत के साथ साथ आप स्वराज के समर्थन में भी असहयोग आंदोलन शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी ने के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो जो लुई फिशर थी, इन्होंने ये बात लिखी थी गांधी जी के लिए कि जो असहयोग आंदोलन है भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में डैश की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आदर्श गांव की उन्होंने सिफारिश की थी जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शौकत अली जी ने महात्मा गांधी जी के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। और बाल गंगाधर की तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में से महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर किचुल, शौकत अली एवं अन्य लोग भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य से मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका ओटोमन सही उत्तर हो जाएगा। जो उस टाइम के जो साम्राज्य था मुस्लिमों का, उसे ओटोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। और जो भारतीय मुसलमान थे वो मानना चाहते थे कि तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए भारत के द्वारा, और तुर्की साम्राज्य को पहले ओटोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत से शुरुआत में जुड़ने का विरोध किया और बाद में इसके साथ राजी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इसका 1919 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1919 में ही बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। किसके लिए? तो खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत मुद्दे को उठाने में महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? तो इसमें दे रखा है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, बी है ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच एकता लाने के, इनमें से कोई नहीं। तो और इसका मेन कारण जो था वो हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने का वही मुख्य कारण था। तो ये सही उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरुआत की गई थी असहयोग आंदोलन और ये 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय की बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं दे रखा है इसमें, 3 मार्च दे रखा है, 4 फरवरी होगा, यहाँ 5 फरवरी दे रखा है। तो 4 फरवरी 1900
1922 को चौरी चौरा का जो घटना हुआ था, तो इसकी वजह से आयोग ने जो UPSSC है इस उत्तर को स्टार मार्क कर दिया है, जिसमें नंबर नहीं आया है। और ये कब आया था? राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की प्रथम पाली में आई हुई थी। तो ये जो चौरी चौरा है ये गोरखपुर के ज़िले में पड़ता है, और इसी स्थान पर किसानों ने एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर भड़क गए, और उसके बाद से जो वहाँ के कह लें हम जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस थाना, उसे चारों तरफ से आगों से जला दिया गया, जिसमें थाने को आग लगा दी गई, और जिसमें से 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और भारतीय इतिहास में ये चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो ये फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया, जब चौरी चौरा घटना हुआ। तो चौरी चौरा घटना कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को, और ये वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। बरदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो चौरी चौरा घटना के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद किया? तो चौरी चौरा घटना के कारण। तो एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि चौरी चौरा घटना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग और डीप में जाके पढ़ लेंगे। तो चौरी चौरा घटना और असहयोग आंदोलन और फिर खिलाफत मूवमेंट, ये सब थोड़ा एक बार आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो 6 वर्षों की साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई गांधी जी को असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध, मतलब जो साल्ट पे टैक्स लगता था उसी के अगेंस्ट ये क्या था, एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में 390 किलोमीटर की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। और नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया था, क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रण कर रखा था और उस पर करारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साबरमती। और कहाँ तक गए थे? ये डांडी तक गए थे, और इनका समय कितना लगा था? 24 दिन लगा था इनको साबरमती से डांडी जाते में। और वो डांडी कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। और ये सत्याग्रह स्टार्ट कब किए थे? 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया? तो जो गांधी इरविन पैक्ट था, इसी के बाद गांधी जी द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1931 में, इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। और इसके तहत गांधी जी सविनय अवज्ञा को निलंबित करने पर सहमत हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा डांडी यात्रा के साथ हुई थी। और ये जो गांधी इरविन समझौता ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली समझौते के नाम से भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने ये राजी किया था गांधी जी को कि जो ये आंदोलन चल रहा है इसमें केवल पुरुषों को ना ही रखा जाए, मतलब इसमें पुरुष और महिलाओं दोनों को शामिल किया जाए, जिससे ये आंदोलन और अच्छे से विस्तार हो पाए और अच्छा रूप ले पाए, इस आंदोलन का सक्सेस अच्छा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? तो इसका क्या कारण था?
ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना कि आप जो भी गलत काम कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। और बातचीत कर इसमें समझौते में गांधी जी ने ये प्रयास किया था कि उनके जो 11 उद्देश्य हैं, सूत्री मांगे पेश की थी और आश्वासन दिया था कि सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है तो आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। और सूत्री मांगों को लेकर महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना और तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। और उस टाइम के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो ये याद रखेंगे कि जब जो 11 सूत्रीय मांगे थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, वो उस टाइम का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। इसमें वेतनों में 50% की कटौती को रोकना, पूर्ण शराबबंदी, राजनीतिक कैदियों को रिहाई, रुपए की स्टर्लिंग विनिमय दर कम करना और लगान में 50% कटौती तथा नमक पर सरकारी इजारेदारी एवं नमक कर को समाप्त करना आदि मांगें भी शामिल थी इस 11 सूत्रीय मांग पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 जनवरी 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था। और गांधी जी ने इसमें केवल जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसी में ही भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 सम्मेलनों में, फिर से वही क्वेश्चन है तो इसे भी याद रखेंगे कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसे आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। प्रधानमंत्री जो ब्रिटिश के थे रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया था सांप्रदायिक पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार था वो विभिन्न संप्रदायों दलितों वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बना पाई थी। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपनी सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। तो हमारा इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है क्रांतिकारी आंदोलनों तथा उग्रवाद का उदय, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक कि ये जो दोनों हम लोगों ने टॉपिक देखा है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक और स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमने UPSSC से जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर वो सारे के सारे करा दिए हैं। और इसके लिए हम जो आधुनिक भारत है या फिर स्वतंत्रता आंदोलन जो भी सीरीज़ है इसके लिए हम लोग वन लाइनर भी लाने वाले हैं और भी सारे टॉपिकों के लिए। लेकिन हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही पूछा जाता है, किसमें? UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम में। तो और ख़ास करके जो ये स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन है इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले यही वन लाइनर वीडियो लाया जाएगा और इसके बाद से धीरे धीरे प्राचीन इतिहास, भूगोल, जो भी और सारे सब्जेक्ट्स हैं सारे कवर कराए जाएंगे वन लाइनर बेसिस पे NCERT के। तो फिर मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब ना करना भूलें और क्या कहते हैं टेलीग्राम भी ज्वाइन ज़रूर करें।